आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है JWT, जेसन वेब टोकन। लेकिन JWT को समझने से पहले हम लोग JWT क्यों जरूरी है वो समझेंगे। मोटा मोटी ये समझ लो कि JWT क्या है, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है कि अगर कोई भी आपका ऑथराइज रिसोर्स है, रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स है, जिसको आप चाहते हैं कि बिना लॉगिन का कोई भी यूजर यूज ना कर पाए, या अगर लॉगिन भी हो रहा, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है तो जो पर्टिकुलर रोल का यूजर है वही यूज कर पाए, तो उसके लिए एक तरीका जो नॉर्मल हमारा लॉगिन प्रोसेस होता है वो होता है, और दूसरा जो है वो JWT। और अब तो और भी बहुत सारा तरीका आ गया है जिसके थ्रू होता है, लेकिन अभी कॉमन में ये है JWT। लेकिन पहले JWT से पहले समझेंगे कि JWT क्यों जरूरी हुआ। JWT बहुत बाद में आया है, इसके पहले बहुत सारा मैकेनिज्म था। तो पहले इसका क्यों यूज करेंगे उसका रीजन समझो। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हम लोग कभी भी जब वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन पे, वेब पोर्टल पे काम करते हैं, तो जो वेबसाइट काम करता है वो HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है। और HTTP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब क्या हो गया कि एक बार क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा, वहां पे प्रोसेस हुआ, और वहां से जब रिस्पॉन्स आ गया तो ये कनेक्शन क्या होता है, कट हो जाता है, ठीक है। और कनेक्शन कट हो गया और क्लाइंट और सर्वर के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होता जब तक ये कोई दूसरा रिक्वेस्ट ना भेजा जाए। तो यहां पे लिखा भी हुआ कि HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर शेयरिंग डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। प्रोटोकॉल का काम यही होता है कि वही सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें कोई भी डेटा जो क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट के पास जाता है वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है, इसी रूल के थ्रू जाता है। HTTP हेल्प्स वेब ब्राउजर एंड सर्वर कम्युनिकेट। HTTP प्रोटोकॉल से बेनिफिट क्या है कि आपका ब्राउजर और सर्वर एक दूसरे के साथ उसी प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, अलाउइंग पीपल टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। और यही HTTP प्रोटोकॉल है जिससे इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन तुम भेज रहे हो, कहीं पे रिसीव कर रहे हो, सब इसी से हो रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम यह है कि HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर के पास गया, सर्वर प्रोसेस किया, और वहां से जैसी रिस्पॉन्स आएगा बीच में कनेक्शन कट हो जाएगा। फिर तब तक कनेक्शन रिस्टोर नहीं होगा जब तक कि कोई नया रिक्वेस्ट नहीं भेजता। फिर सेकंड रिक्वेस्ट भेजोगे, फिर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा, काम खत्म। तो ये हमेशा इसी तरह से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, डिस्कनेक्ट होता है, स्टैब्लिश होता है, डिस्कनेक्ट होता है। इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आपका सर्वर पे कोई डेटा अगर कंटिन्यूटी में नहीं है, तो अगर आपको सर्वर के ऊपर कोई डेटा भेजना है, लाना, तब भेजे, काम हुआ, वापस आ गया। कोई भी डेटा ना क्लाइंट के पास गया ना सर्वर के पास रहा, ठीक है। मतलब क्लाइंट के पास ना स्टोर हुआ ना सर्वर के पास स्टोर। लेकिन बाद में जैसे जैसे वेब एप्लीकेशन हमारा थोड़ा इंक्रीज, वेब एप्लीकेशन का यूजेस बढ़ने लगा, तो वहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि नहीं, आपको कुछ डेटा जो है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। अब या तो आप क्लाइंट पे मेंटेन करके रखो या सर्वर पे मेंटेन करके रखो। जैसे तो उसके लिए यहाँ पे क्या लाया गया, यहाँ पे लाया गया सेशन का कॉन्सेप्ट। जो भी हमारे टेक्नोलॉजीज था, जैसे उस समय जो टेक्नोलॉजी मान लो कि शुरू में ASP था या PHP था या और भी JSP था, तो वहाँ पे एक सेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। सेशन का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, या सेशन इन अ वेबसाइट रेफर टू अ टेम्पररी इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड अ वेबसाइट। कभी भी सेशन का बात करते हैं तो कभी जो भी टेम्पररी, मान लो कि एक एग्जांपल समझो कि हमारा एक कोई यूजर है, वो ब्राउजर से लॉगिन पेज खोला, वो लॉगिन का डिटेल डाला, अपना क्रेडेंशियल, सर्वर के पास गया, सर्वर के पास गया, जैसी सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करेगा, तो जैसी ऑथेंटिकेट करेगा तो क्या करेगा, हर यूजर को पहचानने के लिए, हर क्लाइंट को पहचानने के लिए, जैसी हमारा सेशन स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट का मतलब जैसी पहला रिक्वेस्ट गया तो सर्वर पे क्या होता है, सर्वर पे एक सेशन आईडी बन जाता है। अगर आप लॉगिन कर रहे तब वो सेशन ऑब्जेक्ट बनता है, एक्चुअली सेशन आईडी नहीं बनता, सेशन ऑब्जेक्ट बनता है जिसके अंदर सेशन आईडी स्टोर होता है। तो मान लो कि एक क्लाइंट है, जैसी वो रिक्वेस्ट लॉगिन के लिए भेजा, लॉगिन क्या हुआ, वहां पे ऑथेंटिकेट हुआ, उसका क्रेडेंशियल सही था। जैसी क्रेडेंशियल सही था तो आपका सर्वर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा सेशन क्लास का। हम लोग सेशन पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। और उस सेशन के अंदर एक सेशन आईडी जनरेट होगा जो कि यूनिक होता है हर यूजर के लिए, और वो सेशन आईडी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेगा, और वो सेशन आईडी को कुकी में डाल के रिस्पॉन्स के साथ किसको भेज देगा, उसी सेशन आईडी को भेज देगा क्लाइंट के पास। और उसके बाद क्या होगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। कनेक्शन क्लोज होने के बाद भी सेशन के कारण क्या हुआ कि ये जो सर्वर है वो हमारे क्लाइंट को पहचान सकता है। कैसे पहचान सकता है, तो मान लो कि ठीक है डिस्कनेक्ट हो गया, अब यूजर फिर से कोई रिक्वेस्ट भेजा किसी
रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। तो जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर्वर को, तो यहां से जो कुकी में इसके पास आके सेशन आईडी स्टोर हुआ था, वो सेशन आईडी किसके पास चला जाएगा, वापस सर्वर के पास चला जाएगा। और सर्वर देखेगा कि वो सेशन आईडी का कौन सा ऑब्जेक्ट है, और इसका मतलब क्या है कि अगर वो ऑब्जेक्ट बना हुआ और उसके अंदर वो सेशन आईडी है, मतलब वो तुम्हारे यूजर को पहचान लेगा। क्यों पहचानेगा, तो इसलिए पहचानेगा कि कभी कभी होता क्या है कि यूजर को अपना सेशन स्पेसिफिक डेटा टेम्पररी स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा मैकेनिज्म आ गया जिससे परमानेंट सेशन मेंटेन होता है, जैसे हमारा कार्ट वाला सिस्टम है कि आप प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं, फिर दूसरे पेज में चले गए, वहां से कुछ को ऐड किए, तीसरे पेज में चले गए, वहां से कोई प्रोडक्ट को ऐड किए, और सारा कार्ट में क्या होता है, ऐड होते चला जाता है। आज हमारे पास परमानेंट हम लोग डेटाबेस में कार्ट बना देते हैं, डेटाबेस में ऐड कर देते हैं, तो परमानेंट रहता है, तुम्हारा वेबसाइट कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, बंद कर दो, 2 साल बाद भी लॉगिन करो तो कार्ट में मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो कार्ट का सिस्टम था, जब शुरू में हम लोग देखे थे, ई कॉमर्स वेबसाइट आया था 2009 या 10 में हम पहली बार देखे थे ई कॉमर्स वेबसाइट। तो उस समय क्या था कि कार्ट तुम्हारा टेम्पररी होता, तुम लॉगिन किए, उसको जब तक तुम्हारा लॉगिन है तब तक तुम्हारा कार्ट है, तुम जितना भी प्रोडक्ट ऐड करो कार्ट में है, और जैसे ही लॉग आउट करेंगे कार्ट से सारा कुछ डिलीट हो जाता। तो एक वो एग्जांपल हो गया कि भाई ठीक है, जैसे ही लॉगिन हुआ तो तुम्हारे सेशन ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, सेशन ऑब्जेक्ट का होता है यूजर स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करना, और हर यूजर के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनता है। तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मान लो कि यूजर, अब मान लो यहाँ पे क्या किया, सेशन आईडी इसके पास आ गया, वहां ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये मान लो कोई एक प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया, तो ये जाएगा यहाँ से सेशन आईडी लेके, वो चेक करेगा इसका कौन सा ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट में जो भी ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है या ऐड किया, उस प्रोडक्ट का भी डिटेल जाएगा, उसको सेशन ऑब्जेक्ट में डाल देगा, तो वहां पे स्टोर हो गया। और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसी पर्टिकुलर यूजर के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, अगर 10 यूजर कनेक्टेड है एट ए टाइम तो 10 ऑब्जेक्ट बनेगा, 100 यूजर कनेक्टेड तो 100 ऑब्जेक्ट बनेगा, और सबका अपना अलग अलग सेशन आईडी रहेगा। तो मतलब 100 ऑब्जेक्ट है तो 100 ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, अलग अलग सेशन आईडी होगा, और हर क्लाइंट के पास उसी का सेशन आईडी गया हुआ होगा। जब भी वो नया कार्ट ऐड करने के लिए कार्ट में कोई भी चीज भेजेगा, तो पहले क्लाइंट सर्वर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, उसी के साथ उसका कुकीज से निकाल के सेशन आईडी भी आया होगा, वो सेशन आईडी निकालेगा, वहां 100 ऑब्जेक्ट है, तो पहले देखेगा कि 100 ऑब्जेक्ट में से कौन सा सेशन आईडी मैच कर रहा है किसके साथ, और जिसके साथ मैच कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर कर देगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। और जब मान लो कि यूजर बोलेगा चेकआउट, कि चलो हमको बिलिंग करना, चेकआउट करेगा तो फिर यहाँ से सेशन आईडी जाएगा, वहां पे ऐसा कोड लिखा रहेगा कि सेशन, अब उसके यहाँ से सेशन आईडी गया, उसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और उसमें जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा निकाल के एक पेज में डाल के दिखा दिया कि भाई ये प्रोडक्ट तुम ऐड किए हो, ठीक है, और ये इसका टोटल बिलिंग इतना, तो चलो बिलिंग कर दो। तो फिलहाल अगर समझो तो सेशन का मेन काम क्या होता है, यूजर स्पेसिफिक डेटा को सर्वर पे मेंटेन करने के लिए नॉर्मल तरीका क्या है, सेशन का तरीका है। सेशन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हर यूजर के लिए यूनिक क्रिएट होता है, कहां पे, सर्वर के मेमोरी में क्रिएट होता है। तो यहां पे वही चीज लिखा हुआ कि यहां पे क्या है, बिटवीन यूजर एंड वेबसाइट टिपिकली लास्टिंग फ्रॉम द मोमेंट अ यूजर लॉग्स इन और ओपन द वेबसाइट अंटिल दे क्लोज इट और लॉग आउट। और ये सेशन ऑब्जेक्ट कब तक बना रहता है, जैसे ही वो लॉग इन किया या वेबसाइट खोला उसके लिए सेशन ऑब्जेक्ट बन गया, और वो तब तक बना हुआ जब तक तुम वेबसाइट पे काम कर रहे हो, लॉग इन किए हुए हो। जैसे ही तुम लॉग आउट करते हो या वेबसाइट को बंद करते हो, वो क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो मेमोरी के अंदर होता है, मेमोरी का मतलब क्या हो गया, रैम के अंदर। रैम के अंदर कोई भी डेटा क्या होता है, टेम्पररी होता है। तो जैसे ही तुम लॉग आउट करोगे या वेबसाइट को बंद करोगे, वो मेमोरी से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि ठीक है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे यूजर स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करना है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, सेशन का। आज अब देखो तुम लोग पढ़ रहे हो ASP.NET Core MVC, जो काफी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सारा चीज पहले से बनाया है, लेकिन एक याद है जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे तो उस समय क्या होता था कि हर चीज का कोड तुमको स्क्रैच से लिखना होता था। तो वहां पे ऐसा भी होता था कि अगर मान लो तुम कोई लॉगिन किए हम लोग, ठीक है, और लॉगिन करने के बाद हम चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर मेरा यूजर नेम आए, तो हर पेज के अंदर यूजर नेम कैसे आएगा, तो जैसे ही वो लॉगिन करता था तो हम लोग क्या करते थे, सेशन का ऑब्जेक्ट बनाते थे। सेशन का ऑब्जेक्ट भी कोड से बनाना पड़ता था, यहाँ तो ऑटोमेटिक बन जाता है। वहां पे ऑब्जेक्ट से सेशन का ऑब्जेक्ट बनाए, फिर उसमें डेटा ऐड कर दिए, जैसे ही लॉगिन हुआ यूजर नेम ऐड कर दिए। अब जब कोई पेज खुल रहा है, जब वो पेज लोड हो रहा है, तो लोड करते समय फिर सेशन से हम डेटा को, यूजर नेम को निकाले और हर पेज पे दिखाते थे हम, भाई जितना भी पेज खुलेगा सबके ऊपर यूजर का नेम दिखेगा। तो वहां पे भी हम लोग सेशन का यूज करते थे, कि एग्जांपल दे रहे कि इसका कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सेशन हो गया, लेकिन सेशन के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। सेशन के साथ पहला प्रॉब्लम क्या है, चलो देखते हैं। तो सेशन में होता है कि जैसी वर्किंग ऑफ सेशन समझते हैं कि मान लो एक ब्राउजर है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट गया, जैसी ब्राउजर से रिक्वेस्ट गया, मान लो कि लॉगिन के लिए दिए, रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट हुआ, लॉगिन सक्सेस हुआ, तो सर्वर पे एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसमें क्या मिल गया, सेशन आईडी 1001। अब ब्राउजर जब रिस्पॉन्स भेजेगा, मतलब लॉगिन हो गया, तुम्हारा क्या हो गया,
डैशबोर्ड पेज भेज दिया, लैंडिंग पेज भेज दिया। तो लैंडिंग पेज के साथ जो हेडर होता है, रिस्पॉन्स हेडर, उसमें एक कुकी डाल के भेजेगा और उसमें ये सेशन आईडी चला जाएगा। अब आगे से जब भी यहां से रिक्वेस्ट करेगा तो वही सेशन आईडी 1001, ठीक है, वो रिक्वेस्ट हेडर के साथ कहां चला जाएगा, कुकी में से निकाल के रिक्वेस्ट हेडर के थ्रू सर्वर के पास चला जाएगा और सर्वर पहचान जाएगा कि अच्छा 1001 है तो उसका ये सेशन आईडी है। तो अगर मान लो ये यूजर का कोई डेटा स्टोर करना तो हम इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे, या अगर इस यूजर का कोई डेटा स्टोर है उसको यूज करना है किसी पेज में तो इसी ऑब्जेक्ट में से हमको यूज करना है। इस तरह से सेशन काम करता था। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये कोई कस्टमर है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कंप्लेन रजिस्टर किया, तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कंप्लेन तो अपने पास लिख के रख लेता है, लेकिन आपको क्या दे देता है, आपको दे देता है एक कंप्लेंट नंबर। अब आपके पास क्या है, कंप्लेंट नंबर है। अब सोचो कि आज आप कंप्लेन किए, वो बोला ठीक है मैं सर आपका 24 आवर्स के अंदर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि होता नहीं है कभी भी किसी भी चीज़ का। चलो तुम 24 आवर तुम इंतजार किए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब तुम कल गए फिर से तो उसको कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उठाया, तुम बोले कि सर कल हम एक कंप्लेन रजिस्टर कराए थे, हमको बोला गया था कि 24 आवर में मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम तो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अब वो जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था वो तो तुमको पहचान नहीं रहा, हो सकता है कल कोई और फोन उठाया था, आज कोई और फोन उठाया, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा, उसका पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर आप कृपया अपना कंप्लेंट आईडी बताएं। तुम उसको कंप्लेंट आईडी बताओगे तब वो क्या करेगा, कंप्लेंट आईडी के बेस पे तुम्हारा कंप्लेंट का डिटेल निकालेगा और करंट स्टेटस बताएगा कि अच्छा हाँ सर वो जो है इस यहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो 2 घंटा के अंदर आपको कॉल करेंगे और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वो सारा कंप्लेंट, तो वहां पे तो हजारों लोग कॉल कर रहा है, हजारों लोग का कंप्लेंट लॉग हो रहा है, लेकिन उसको पहचाना किससे जा रहा है, कंप्लेंट आईडी। तो उसी तरह से तुम्हारा सर्वर पे क्या होता है, सेशन आईडी होता है कि जैसे तुम लॉग इन करोगे तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब एक तरह से मान लो कि ऑब्जेक्ट बन गया, वहां पे सेशन आईडी हो गया, तुमको सेशन आईडी बता दिया कि अब आगे से तुम जब भी अपना स्टेटस पता करोगे, अपना उसको दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो कैसे पहचानेगा कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा सेशन आईडी से पहचानेगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है जो कि तुम्हारा ये तुम्हारा एग्जाम्पल दिए कि जो तुम्हारा रियल लाइफ एग्जाम्पल में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव करता है। रिक्वेस्ट विद कंप्लेंट आईडी टू नो द कंप्लेंट स्टेटस। तो तुम जब इसको दोबारा कॉल करोगे तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तुमसे क्या मांगेगा, कंप्लेंट आईडी मांगेगा और उसी के बेस पे जो उसके पास सेशन ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके पास जो कंप्लेंट है उसका करंट स्टेटस आपको बता देगा। लेकिन सेशन के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। शुरू शुरू में तो सेशन बहुत अच्छा काम करता था, क्यों, क्योंकि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल नहीं 30 साल पहले या 20 साल पहले भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन जो बनता था इतना लार्ज स्केल एप्लीकेशन नहीं बनता था, इतना स्केलेबल नहीं बनता था, इतना ज़्यादा उसका यूजर नहीं था। क्यों, तुम आज से 15 साल 10 साल 12 साल पहले जब तक जियो नहीं आया था तो इंडिया में कितना परसेंट लोग, तुम अपने देखो कितना परसेंट लोग इंटरनेट यूज करता था और कितना इंटरनेट यूज करता था। हम लोग खुद याद है कि जब 3G था या उसके पहले हम लोग डोंगल लेते थे, इंटरनेट का डोंगल आता था टाटा का या बाकी अलग अलग कंपनी का, एयरटेल का, और उसमें तुमको 1 GB मिलता था पूरे महीना का, या 2 GB, 300 रुपये 350 रुपये का रिचार्ज कराते थे, 1 GB या 2 GB मिला, पूरा 2 GB पूरा महीना काटते थे हम लोग। तो सोचो कि इंटरनेट का यूजेज ही कितना था, एक तो यूजेज नहीं था प्लस उतना यूजर नहीं था, इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी नहीं था लोगों के पास में, जो IT फील्ड में है या जो ऑफिसेज वगैरह में है, कुछ काम कर रहा हो वो है, तो मुश्किल से पूरे इंडिया में 4 से 5 करोड़ इंटरनेट का यूजर था। आज 80 करोड़ से 90 करोड़ यूजर है। रोज पहले महीना में 1 GB लोग डेटा खत्म करता था, आज एक दिन में, कल ही हम देख रहे थे अपना वाईफाई का स्टेटस, उससे टीवी वगैरह सब कुछ चलता है, डेली 100 GB से ऊपर का खपत है। डेली रिपोर्ट आता है, उसमें आता है आज 102 GB खत्म हुआ है, आज 108 GB खत्म हुआ, आज 112 GB खत्म हुआ है। यूजेज इतना बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ कि कोई भी जो वेब एप्लीकेशन है उसका यूजर अचानक से बढ़ा। जब यूजर अचानक से बढ़ा तो फिर अपने जो बड़ा बड़ा वेब एप्लीकेशंस था वो लोग क्या किया कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर यूज करने लगा, क्योंकि एक सर्वर का बस का बात नहीं था। तो वो लोग क्या किया, एक ही वेबसाइट को अलग अलग काम के लिए या अलग अलग तरह से 2-3 सर्वर यूज कर रहा है, 4 सर्वर यूज कर रहा है, 50 डिपेंड करता है, 10-10 सर्वर यूज कर रहा है। अब उसमें अगर मल्टी सर्वर मॉडल यूज कर रहा हो तो होगा क्या कि मान लो तुम एक लॉगिन किया, फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजा, तो एक बीच में क्या होता है, लोड बैलेंसर होता है, आगे बताएंगे। तो मान लो पहला बार रिक्वेस्ट किया तो लोड बैलेंसर तुमको कहां भेज दिया, सर्वर 1 में, तुम लॉगिन किया तो सर्वर अलग अलग, तो सबका मेमोरी भी अलग अलग होगा। फिलहाल शुरू में होता था, अब तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी भी यूज होता है मल्टीपल सर्वर में, लेकिन शुरू में क्या होता था कि एक सर्वर अब बन गया यहाँ पे तुम्हारा, कहां पे, सर्वर 1 का रैम के अंदर तुम्हारा क्या बन गया, सेशन आईडी बन गया। वो तुमको सेशन आईडी भेज भी दिया, तुमको सेशन आईडी मिल भी गया। तुम जब दोबारा कोई रिक्वेस्ट भेजा तो पता चला कि जो तुम्हारा लोड बैलेंसर है तुमको कहां रिडायरेक्ट कर दिया, सर्वर 3 पे।
अब सर्वर 3 पे तुम्हारा तो सेशन है नहीं, सेशन तो बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये तुम्हारा कोई ऐसा रिक्वेस्ट भेजो जिसमें सेशन का डेटा यूज होना है, तो उसको तो सेशन का ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो काम ही नहीं होगा। तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर हम लोग नॉर्मल सेशन यूज करते हैं डेटा को यूज करने के लिए, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम है कि जहाँ मल्टी सर्वर मॉडल है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 2, नंबर ऑफ यूजर्स, तो यहां क्या लिखा होगा, सेशन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड ऑन द सर्वर विच यूज देम। सेशन ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इशू देम, कि सेशन ऑब्जेक्ट उसी सर्वर पे यूज हो सकता है जो सर्वर उसको इशू किया है, क्योंकि उसी पे वो बना हुआ, दूसरे सर्वर पे वो सेशन ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता। बाद में इसका भी सॉल्यूशन किया गया है, अब तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आता है जहां पे सारा सर्वर एक ही जगह पे सेशन ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आया था। फिर आ गया सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि अगर नंबर ऑफ यूजर लिमिटेड है, मान लो एक ही सर्वर है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ यूजर लिमिटेड है, तो तुम्हारा हर यूजर के लिए एक एक सेशन ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो कोई भी जो सर्वर है तो उसका जो मेमोरी है, रैम है, उसका तो एक फिक्स कैपेसिटी है ना। मान लो 16 GB है, बहुत है तो 32 GB है, 64 GB है, 128 GB है, तो उसका तो एक लिमिटेड है, उसको तो जल्दी बढ़ाया नहीं जा सकता, तुरंत इंक्रीज कर दिए। तो वहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ यूजर कम है तो ठीक है, उतना ऑब्जेक्ट वो बनेगा, तो रैम के अंदर उतना जगह है वो बन जाएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ यूजर मान लो कि कम है तो यहाँ पे आसानी से मेंटेन हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ यूजर जब बढ़ जाएगा, मान लो लाखों यूजर हो गया, तो लाखों ऑब्जेक्ट बनेगा सेशन सर्वर पे, तो ये सर्वर उस लोड को उठा नहीं पाएगा, उतना मेमोरी नहीं कि उतना ऑब्जेक्ट बनेगा वहां पे। तो जब नंबर ऑफ यूजर जब बढ़ जाता है तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सपोर्ट लिमिटेड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर, ये जब भी रिक्वेस्ट लेगा तो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर का ले सकता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड मेमोरी है जहां पे वो आपका सेशन ऑब्जेक्ट को बना सकता है। इफ नंबर ऑफ यूजर आर ह्यूज देन सेशन इज नॉट गुड चॉइस टू मेंटेन यूजर स्टेट। तो बोला कि अगर आपको लग रहा है कि आपका वेबसाइट काफी उसका स्केल बड़ा हो गया है, नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो गया है, तो वहां पे ये सही नहीं है कि आप यूजर का स्टेट या यूजर का डेटा आप सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, अच्छा एक और वही मल्टी सर्वर मॉडल जो अभी हम बताए, जो प्रॉब्लम बोले कि जहां मल्टी सर्वर है तो वहां वही होगा कि यूजर जब बढ़ेगा तो कभी रिक्वेस्ट इसको जाएगा, कभी रिक्वेस्ट इसको जाएगा, कभी रिक्वेस्ट इसको जाएगा, और अगर सर्वर ऑब्जेक्ट एक जगह बना हुआ है तो दूसरे जगह मिलेगा नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको और अच्छी तरह से समझें तो चलो समझते हैं। जैसे मान लो फिर से वही बात है कि कोई एक इंसान है, ठीक है, आइए बैंक है, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब बैंक है, हाँ, तो एक और चीज हो सकता है जो हम बोले, एक तो ये प्रॉब्लम हुआ। अब अगर इससे एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करें कि इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मान लो कि पर्सन है, वो कहाँ गया, बैंक में गया। अभी आज मान लो कि आपके पास, हम लोग के पास इंटरनेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, सारा कुछ कंप्यूटराइज है। हमको याद है जब पहला अपना अकाउंट ओपन किए थे जिस बैंक में, 2001 में, उस समय बहुत कम बैंक्स था, बहुत कम बैंक जिसके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ था, और नेटवर्क तो बहुत दूर का बात है, और नेट बैंकिंग और ये एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच का कनेक्शन का तो बहुत दूर का बात। हम जिस बैंक ब्रांच में कराए थे वो थोड़ा सा छोटा जगह था, बहुत, जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे बहुत छोटा ब्रांच था, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं लगा हुआ था। तो वहाँ पे सिस्टम क्या था कि अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक बड़ा सा फॉर्म भरना होता था। वो भी समय हम लोग देखे कि फॉर्म, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप डायरेक्ट अकाउंट खुलवा नहीं सकते थे। आपके पास कितना ही पैसा है, आप जाके बोलेंगे मैं मेरा अकाउंट खोल दो, तो नहीं खुलता था, आपको गारंटर खोजना पड़ता था। गारंटर इन द सेंस कि अगर आपको अकाउंट खोलना जिस ब्रांच में, उस ब्रांच में कम से कम 3 ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपके जान पहचान का उसका उसके अंदर अकाउंट हो, और वो गारंटर बनता था। उसका फॉर्म में साइन लेना पड़ता था, उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ता था। ये समय था एक समय, आज से ज़्यादा नहीं, 25 साल पहले की बात बता रहे हैं। वो 3 लोग उसमें साइन करता था, ठीक है, कि हम इस आदमी को जानते हैं, इसका खाता इसमें खोला जाए। वो रिकमेंड करता था, तब जाके खाता खुलता था। उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म भरते थे, फिर एक सिग्नेचर कार्ड बनता था जिसमें हमारा फोटो होता था, हमारा सिग्नेचर होता था। फिर 2 पासबुक बनता था। एक पासबुक बैंक के पास रहता था, हैंड रिटन पासबुक होता था, एक पासबुक हम लोग को मिलता था। अब अगर हम कभी गए पैसा जमा करने के लिए, हम गए बैंक में, पैसा जमा किए, सारा स्लिप वगैरह भर के दिए, वो पैसा लिया, पैसा लेके क्या किया, अपने पास काउंटिंग किया, काउंटिंग करके रखा। उसके बाद दोनों पासबुक, अब वो क्या करता था, उसके पीछे अलमीरा लगा हुआ होता था, वो उठता था, जाता था पीछे। अब वो जो अकाउंट नंबर के सीरियल के हिसाब से अलग अलग ड्रॉर रहता था उस अलमीरा के अंदर, ठीक है। वो ड्रॉर खोला, उसमें से मेरा पासबुक निकाला, ठीक है,
आया, फिर अपने वाला पासबुक में वो एंट्री किया, जो भी मान लो कि पैसा जमा हुआ तो लास्ट बैलेंस में उसको ऐड करके बैलेंस मेंटेन किया। फिर मेरा वाला पासबुक लिया, उसमें उसको चढ़ाया, फिर वहाँ साइन किया, एक स्टैम्प होता था, वो स्टैम्प मारता था, तब आपको देता था, आपका तब जाके ट्रांजैक्शन होता था। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस था। आप पैसा निकालने गए तो उसमें भी वही है, आप चेक दे रहे हैं, फिर वो उठता था तो उसमें दो चीज़ निकालता था। एक तो आपका पासबुक भी निकाला जो उसका कॉपी है उसके पास, और दूसरा जो सिग्नेचर कार्ड होता था जिसमें तुम्हारा फोटो और सिग्नेचर, वो भी निकाल के लाता था, क्योंकि उसको मैच कराना पड़ता था सिग्नेचर मैनुअली। तो ये सिस्टम था। अब मान लो कि एक आदमी है, ये गया यहाँ पे पैसा जमा किया, ठीक है, वो पासबुक दिया, वो ये आदमी क्या किया, उसका पासबुक में अपना सारा कुछ चढ़ाया और इसको वापस कर दिया। उसमें किसी तरह का सिग्नेचर नहीं किया, ना कोई स्टैंप लगाया, मान लो ऐसे ही चढ़ा के दे दिया। अब इसका आदमी का नियत अगर खराब हो जाए, ये ऐसा कर सकता है ना कि थोड़ा हैंड राइटिंग कॉपी कर लिया और मान लो यहाँ पे 5,000 रुपये लास्ट जमा किया था, 10,000 रुपये और लिख दिया, क्योंकि कोई साइन स्टैंप तो है नहीं, और अगला बार चला गया बैलेंस लिख दिया, कहाँ मेरा पिछला बैलेंस 15,000 था, 10,000 और चढ़ा के बोल दिया मेरा 25,000 बैलेंस है, और यहाँ पहुँच गया है किसके पास, भाई हमको पैसा दे दो, तो गड़बड़ कर सकता है। क्योंकि अगर डेटा क्लाइंट के पास मेंटेन होगा तो क्लाइंट उसको क्या कर सकता है, अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या आया, वही जो हम बोले कि तुम्हारा जब वो यहाँ पे आएगा तो जो तुमको देगा, तो देने के बाद वो अपना साइन करेगा और अपना क्या करेगा, स्टैंप कर देगा, ताकि जब तुम लेके जाओ तो दोबारा जब आओगे तो उसमें कोई नया रिकॉर्ड रहेगा, तो नया रिकॉर्ड के सामने तो इस आदमी का साइन नहीं रहेगा, बैंक का स्टैंप नहीं रहेगा, तो पकड़ लेगा कि ये मेरा डेटा नहीं है, बाद में ऑल्टर किया गया है। तो ये एक चीज बताया कि सिग्नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेडब्ल्यूटी में आगे जाके हम लोग सिग्नेचर पढ़ेंगे, ठीक है, सिग्नेचर का एक कॉन्सेप्ट आता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर मान लो कि ऐसा भी हम लोग क्या करेंगे, जेडब्ल्यूटी देखो सेशन का प्रॉब्लम क्या पड़े, सेशन का प्रॉब्लम ये पड़े कि सर्वर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर नहीं सकता है। तो जेडब्ल्यूटी में होता है क्या है कि जो भी आपका डेटा है वो सारा डेटा को क्लाइंट को ही दे दिया जाएगा रखने के लिए। जिससे मान लो कि वो अपने पास पासबुक बैंक नहीं रखेगा, अब पासबुक बैंक कभी रखता नहीं, तो तुम उसके पास कंप्यूटर में सारा कुछ है, तुमको पासबुक दिया, तुम जाओ अपना अपडेट कराओ, अपना डेटा रखो। लेकिन अभी हम बोले कि अगर हैंड रिटन वाला सिस्टम जो पुराना सिस्टम है तो उसमें कोई मैनुअल एडिट कर सकता था, तो उसके लिए वो क्या किया, साइन करके दे देता है। तो जेडब्ल्यूटी जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म, अब उसके जेडब्ल्यूटी पे आते हैं, वो ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे आप जैसी ऑथेंटिकेट कराएंगे अपने आप को, तो सर्वर क्या करेगा कि आपका जो सेशन का इंफॉर्मेशन है या अगर आपका कोई डेटा है, वो सारा कुछ को एक टोकन बनाएगा और उस टोकन को के बाद एक साइन करेगा। टोकन में 2-3 पार्ट रहता है, बताएंगे, वो उसका सारा अलग अलग चीज होता है, हेडर होता है, पेलोड होता है, सिग्नेचर होता है, 3 चीज होता है। तो वो सारा इंफॉर्मेशन डालेगा और डाल के किसको भेज देगा, कुकी में डाल के भेज देगा तुम्हारा क्लाइंट के पास में। अब जो यूजर स्पेसिफिक डेटा है, क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा है, वो सारा क्लाइंट अपने पास रखेगा। जैसे मान लो कि तुम हम बोले ना कि कार्ट है, तो कार्ट में अगर कोई तुम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो कार्ट का प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सर्वर अपने पास नहीं रखेगा, वो तुम्हारे पास, तुम्हारा कार्ट है तुम्हारे पास भेज देगा, ठीक है, तुम्हारे पास रहेगा। अगला बार जब तुम रिक्वेस्ट भेजोगे तो सारा इंफॉर्मेशन सर्वर के पास चला जाएगा, फिर सर्वर उसमें से निकालेगा और निकाल के तुमको अपना वेब पेज में डाल के दे देगा, कहाँ भाई तुम ये तुम डेटा डाल के रखे हो। तो अब हम लोग फाइनली जेडब्ल्यूटी पे आ रहे हैं। तो जेडब्ल्यूटी क्या है, जेडब्ल्यूटी का अगर बात करते हैं हम लोग तो जेडब्ल्यूटी एक तरह का टोकन होता है, जेसन वेब टोकन बोलते हैं, जिसके अंदर तुम्हारा डेटा भी हो सकता है, तुम्हारा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, और प्लस एक सिग्नेचर होता है जिससे कि सर्वर ये वेरीफाई करता है कि मेरे ही द्वारा, जैसे कैसे ये वेरीफाई करेगा कहाँ, मेरे ही द्वारा एंट्री किया हुआ ये ट्रांजेक्शन है, तो वैसे ही मेरे ही द्वारा जनरेट किया गया टोकन है। एक तो ये यूज हो गया। दूसरा यूज जो बता रहे हैं, ज्यादातर वेब, ये अभी हम जितना चीज बताएं वो वेब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अब अगर आप वेब एपीआई बनाते हैं तो वहां तो एकदम कंपलसरी हो जाता है कि आपको जेडब्ल्यूटी ही यूज करना है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग बात करते हैं एपीआई का, तो एपीआई क्या होता है, एपीआई एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब एप्लीकेशन फ्रंट एंड अलग रहेगा, बैक एंड क्या रहता है, अलग रहता है। दो अलग अलग एप्लीकेशन है, तो जब एपीआई यूज करें तो दो अलग अलग एप्लीकेशन, और एपीआई को आप क्या करना चाहते हैं, एपीआई को आप सिक्योर करना चाहते हैं कि भाई मेरा उसके अंदर कोई कंट्रोलर है या कोई एक्शन मेथड है, तो बिना ऑथराइजेशन का, बिना ऑथेंटिकेशन का उसको कोई यूज ना कर पाए। फिर वहां पे भी तुमको लॉगिन मैनेजमेंट यूज करना पड़ेगा, यूजर बनेगा, आईडी होगा, पासवर्ड होगा, हो सकता है रोल भी हो, ठीक है, और कोई यूजर लॉगिन करेगा फिर उसको यूज करेगा। लेकिन समझो एक बात कि वेब एपीआई के अंदर क्या होता है, वेब एपीआई के अंदर तो तुम्हारा हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है, रिसोर्स होता है अलग अलग, जिसको यूजर क्या करता है, हिट करता है। तो वहां पे जब क्लाइंट है तो क्लाइंट एक बार लॉगिन करेगा, मान लो एक बार तुम्हारा भेजा
किसी भी एपीआई को, मान लो क्लाइंट एप्लीकेशन है तो क्लाइंट एप्लीकेशन अलग होता है और एपीआई अलग होता है, दोनों के बीच में कंटिन्यू तो तुम्हारा कोई कनेक्शन होता नहीं है। मान लो पहला बार मान लो वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया, लॉगिन फॉर्म बना, वहां यूजर आईडी पासवर्ड भेजा, सर्वर के पास चला गया, एपीआई उसको ऑथेंटिकेट कर लिया, लेकिन ऑथेंटिकेट करने के बाद वो कैसे पहचानेगा कि अगला जो रिक्वेस्ट आ रहा है मेरा उसी यूजर से आ रहा है, उसी, क्योंकि एक एपीआई वेब एपीआई को तो अलग अलग एप्लीकेशन, ध्यान देना हम जो बोल रहे हैं, जो नॉर्मल वेब एप्लीकेशन होता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोग को, इसलिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। नॉर्मल जो वेब एप्लीकेशन होता है उसका बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों एक ही होता है, ठीक है, एक ही एप्लीकेशन से ही, एक ही एप्लीकेशन इसका बैक एंड भी है और फ्रंट एंड भी है, ठीक है। जो तुम्हारा कंट्रोलर है, जो तुम्हारा मॉडल है वो, या अगर सर्विस है तो बैक एंड हो गया, और जो व्यू है तुम्हारा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। तो सारा एक ही एप्लीकेशन के अंदर काम चल रहा है। एपीआई में ऐसा नहीं होता है, एपीआई में जो तुम्हारा एपीआई होता है वेब एपीआई वो एक अलग एप्लीकेशन है, और क्लाइंट तो तुम्हारा बहुत सारा हो सकता है ना, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है, विंडो एप्लीकेशन भी हो सकता है, किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो सकता है। तो जब कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, मान लो मोबाइल एप्लीकेशन से आया, ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन से आया तो मान लो पहला बार वो अपना आईडी पासवर्ड डाला, तुम बोलो सर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेगा, ठीक है, लॉगिन तो कर लिया, लेकिन जैसे ही लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद उस समय ऑथराइज हुआ तो क्या हो गया कि ठीक है वो उसका आईडी पासवर्ड सही है, उस समय जो रिसोर्स का वो रिक्वेस्ट किया था वो उसको मिल गया, लेकिन फिर तो क्या होगा, सेशन कट जाता है, क्योंकि एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे काम चलता है। यहाँ पे एपीआई में क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आता है, तो तुम्हारा क्या होगा, कनेक्शन कट हो गया, तो फिर वो अलग एप्लीकेशन है, तुम्हारा अलग एप्लीकेशन, दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं। दोबारा जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर वो कोई ऐसा रिक्वेस्ट भेज रहा है जो कि तुम्हारा ऑथराइज जो है, तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड या सिक्योर किया हुआ रिसोर्स के लिए है, तो फिर उसको पहचानेगा नहीं, इसको मोबाइल एप्लीकेशन बोलेगा तुम कौन भाई, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि जितना बार वो कोई रिसोर्स के लिए भेजेगा उतना बार लॉगिन करेगा, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या है, जेडब्ल्यूटी, जिसमें होता है क्या है कि आप एक बार लॉगिन करते हैं और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका जो बैकएंड है, आपका जो एपीआई है, वो आपको एक टोकन दे देगा। वो आपको क्या दे देगा, टोकन। और जब टोकन दे देगा, जब भी वो आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल देखो, कि एक एग्जांपल दे रहे कि मान लो तुम्हारा कोई कॉलेज है, ठीक है, जैसे हमारे धनबाद में भी एक आईआईटी है, आईआईटी धनबाद। तो पहले क्या था, वो आईएसएम नाम से चलता था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से, और वो ओपन कैंपस था। ओपन कैंपस का मतलब क्या होगा कि क्योंकि एरिया उसका बहुत बड़ा है, लगभग 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बहुत सारा लोग क्या करता था कि उसका अंदर के जो रास्ता अंदर रोड बना हुआ है उसके अंदर, उसका भी यूज करता था एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए। तो उसमें 4-5 गेट था, तो कभी मान लो कि तुम्हारा ईस्ट वाले गेट से कोई घुसा और अंदर वेस्ट वाले तरफ निकल गया 3 किलोमीटर दूर, क्योंकि अगर नॉर्मल जाओगे तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अंदर जाओगे सीधा डायगोनल तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो उसको लोग यूज करता था, कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि उसमें कोई आईआईटी वगैरह का कॉन्सेप्ट था नहीं, क्लोज कैंपस था नहीं, सारा गेट खुला हुआ है, कोई ना पूछने वाला ना कुछ, इधर से घुसो उधर से निकल जाओ दूसरे रोड में। लेकिन जब आईआईटी बना तो उसको क्लोज कैंपस कर दिया गया। क्लोज कैंपस का मतलब क्या हो गया कि ना बाहरी लोग अंदर जा सकता है, ना अंदर वाला बच्चा बाहर जा सकता है बिना परमिशन का। तो अब क्या होता है कि अगर किसी काम से हम लोग को वहाँ जाना पड़ा, किसी प्रोफेसर से कभी किसी काम के लिए मिलना है, या कोई हम कुछ रिलेटिव्स भी हमारे पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे हैं, तो कभी कुछ काम हुआ तो जाना होता है। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो गेट पे गार्ड रोक लेता है आपको, बोलता कौन, क्या काम है, तो हम लोग बताते हैं कि उनसे मिलना है। तो उनसे मिलना तो वैसे नहीं मिलना है, अब कभी भी वैसा कुछ होता है तो वहाँ पे एक स्लिप बनता है, आपका नाम लिखा जाएगा, पर्पस लिखा जाएगा, उसका एंट्री होगा, उसमें एंट्री टाइम देना होता है, फिर आप जाते हैं, मिलते, फिर निकलते समय वहाँ पे सारा कुछ लिखना पड़ता है। मतलब जब हम लोग जाते हैं उतना बार अपने आप को वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, हम कौन है, किससे मिलने आए हैं, वो कौन से हॉस्टल में रहता है, या कौन सा ऑफिस में वो बैठते हैं, जो भी प्रोफेसर है या जो भी चीज़ है, तो वो सारा कुछ बताना पड़ता है हम लोग को हर बार, तो वो हम लोग को बताना पड़ रहा है। लेकिन अगर देखो जो वहाँ का स्टूडेंट है तो ठीक है, वो किसी काम से कभी कोई सामान लेने बाहर निकला या कुछ भी किया, कभी कभी होता है कि ठीक है शाम में निकल गए थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए, क्लोज का मतलब ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकते ना, एंट्री करके वहाँ पे गार्ड को बोल दिया भैया जा रहे थोड़ा सा सामान लेने के लिए। लेकिन अब जब वो वापस आएगा तो उसके पास क्या होता है, जब वो कॉलेज में एडमिशन है उसको आईडी कार्ड मिल गया, तब वो आईडी कार्ड मिल गया, या फिर छोड़ दो स्टूडेंट का छोड़ दो, जो स्टाफ है, जो प्रोफेसर है या जो कोई और भी तरह का स्टाफ है, वो लोग क्या, वो तो सब लोग अंदर रह नहीं रहा कैंपस में, कुछ लोग बाहर भी रह रहा है, तो वो लोग जब आता है तो गेट पर अपना आईडी कार्ड दिखाता है, चला जाता है। आईडी कार्ड वहां पे क्या हो गया कि एक बार जो उसको क्या मिल गया, जैसे ही वो वहां पे ज्वाइन किया उसको एक आईडी कार्ड मिल गया। अब उसको हर बार बताने का जरूरत नहीं है, वो आएगा आईडी कार्ड दिखाएगा अंदर चला जाएगा, ठीक है।
तो उसको बार बार अपने आप को ऑथेंटिकेट कराने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज होता है कि जेसन वेब टोकन में होता क्या है, जेडब्ल्यूटी का सिस्टम क्या है, एक बार यूजर लॉग इन करेगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा, उसके बाद एक बार लॉगिन करेगा, जैसे ही लॉगिन करेगा तो उसको एक तरह से आई कार्ड मिल जाएगा। आई कार्ड मतलब एक टोकन मिल जाएगा, वो टोकन लेके अपने पास जाके स्टोर कर लेगा। अब जब जब वहां से रिक्वेस्ट भेजेगा, जब जब रिक्वेस्ट भेजेगा वहां से, तो वो टोकन लेके आएगा, मतलब अपना आईडी कार्ड लेके आएगा। एप्लीकेशन क्या करेगा, वो आईडी कार्ड देखेगा और आईडी कार्ड देखते के साथ उसको अलाउ कर देगा, कहा तुम ये रिसोर्स को यूज कर सकते हो। तो इससे दो फायदा हुआ। पहला फायदा क्या हुआ, पहला फायदा क्लाइंट को हुआ कि हमको हर बार हर रिसोर्स के लिए अपना आईडी पासवर्ड नहीं भेजना पड़ रहा है। दूसरा, सर्वर को भी फायदा हुआ, क्योंकि देखो अगर हर बार आईडी पासवर्ड लेके आएगा और हर बार ऑथेंटिकेट होगा तो सर्वर पे लोड पड़ेगा, क्योंकि जब जब लॉगिन होगा, जब जब ऑथेंटिकेट होगा तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होगा, एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, आईडी पासवर्ड निकालेगा, उसको चेक करेगा, तो उस पर भी लोड पड़ रहा है। अब क्या है, अब हमारे पास क्या है कि भाई आईडी पासवर्ड तो बार बार चेक करना नहीं, एक बार चेक कर लिया और उसको टोकन दे दिया। अब जब वो आ रहा है तो सिर्फ ये देखता है वो कि जो टोकन आया है वो टोकन वैलिड है कि नहीं है, और जब यहां से वो भेजता है टोकन को तो एक साइन करके भेजता है, एक सिग्नेचर होता है। बस वो आता है तो खाली सिग्नेचर चेक कर लेता है कि सिग्नेचर मेरा है कि नहीं, और उस सिग्नेचर के लिए उसको डेटाबेस में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो तुम्हारा बैकएंड में भी क्या पड़ रहा है, लोड कम पड़ रहा है। तो एपीआई के अंदर आप अगर कोई पूछे कि एपीआई के अंदर अगर आप एपीआई को सिक्योर करना चाहते हैं, और हाँ इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जेडब्ल्यूटी जब जनरेट होता है तो आप ये बता सकते हैं कि ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा। जैसे भी तुम लोग देखो, कभी भी फेसबुक में तुम लॉगिन कर लिए अपने ऐप में, व्हाट्सएप में तुम लॉगिन कर लिए, लिंक्डइन में एक बार लॉगिन कर लिए, तो क्या बार बार जब जब ऐप खोलते हैं आपको लॉगिन करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि एक बार जैसे ही लॉगिन किए तो वहां से एक टोकन आपको मिल गया। वहां से क्या मिल गया आपको? टोकन मिल गया। जो टोकन आपके मोबाइल में जहां पे भी लॉगिन किए या अपने लैपटॉप में आप लॉगिन किए वहां पर टोकन है। अब जब भी आप फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक खोलते के साथ वो टोकन वहां चला जाता है और वो समझ जाता है कि कौन सा यूजर का रिक्वेस्ट आया, और उसके हिसाब से तुम्हारा मान लो फेसबुक है तो तुम्हारा वॉल खुल गया, व्हाट्सएप है तो तुम्हारा सारा चैट खुल गया, लिंक्डइन है तो तुम्हारा सारा प्रोफाइल खुल गया। तो वहां पे भी देखो कि तुमको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जिसमें तुम नहीं चाहते हो कि यूजर बार बार लॉगिन करे। एक बार लॉगिन करे और वो क्या हो जाए, वो कुछ समय के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो क्या हो जाए, वो परमानेंट हो जाए। जब तक लॉग आउट ना करे तब तक वो टोकन वहां पे अवेलेबल रहे और काम होते रहे। तो उसमें भी जेडब्ल्यूटी का यूज करता है। आज के डेट में जितना भी गूगल का लॉगिन तुम करते हो, फेसबुक का लॉगिन करते हो, तो एक बार लॉगिन कर लिया, वो डिवाइस में ऑलरेडी लॉग्ड इन रहता है। जब तक लॉग आउट नहीं करते तुम 2 साल तक देखोगे, 2 साल तक रहता है वो। तो इसमें तुम सेट, एक तो सेट कर दिया जाता है कि कितना दिन है। अब इसमें भी बोलोगे सर हम 6 महीना सेट कर दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि ये फेसबुक हम लोग को लाइफ टाइम के लिए दे देता है। उसमें भी तो कुछ टाइम होगा, तो हाँ एकदम बिल्कुल टाइम होगा। लेकिन इसमें एक और सिस्टम होता है रिफ्रेश टोकन का। वो कुछ मान लो 6 महीना होने वाला और तुम वो देखेगा कि तुम एक्टिव हो, तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको रिफ्रेश कर देता। हाँ तुम एकदम आइडल छोड़े हो, लॉग इन करके छोड़ दिए हो, 3 महीना तक काम ही नहीं करो, देखो 3 महीना बाद खोलो, देखना फेसबुक लॉग आउट मिलेगा तुमको। तो ये भी देखता है कि वो टाइम तुमको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कितना दिया हम लोग को नहीं पता है, लेकिन एक फिक्स टाइम दिया गया है। अगर तुम एक्टिव रहोगे तो तुम्हारा वो क्या होता है, रिफ्रेश होते रहता है कि ठीक है पुराना टोकन हटा के नया टोकन भेज दिया, ठीक है, फिर वो 3 महीना वैलिड हो गया। लेकिन अगर तुम आइडल छोड़ दोगे, उस ऐप को यूज नहीं करोगे, तो क्या करता है, वो एक्सपायर हो जाता है। जब एक्सपायर होगा तो दोबारा फिर तुमको लॉग इन करना पड़ेगा। अभी ये सब पूरा कहानी इसलिए सुना है कि जेडब्ल्यूटी क्यों यूज करेंगे हम लोग, उसके बारे में पता चले। अब जेडब्ल्यूटी क्या है उसको देखते हैं। अ जेसन वेब टोकन इज अ स्टैंडर्ड RFC 7519 फॉर सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज एज अ जेसन ऑब्जेक्ट। तो बोला क्या, जेसन वेब टोकन क्या है, एक स्टैंडर्ड। आज के डेट में स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया कि कोई भी काम को करने का एक तरीका, स्टैंडर्ड होता है, जिसका मतलब जिसको सब लोग मानेगा, इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया, सब लोग इसको यूज करें। किसके लिए यूज करे भाई, तो पार्टीज के बीच में, पार्टीज मतलब क्लाइंट सर्वर के बीच में सिक्योर तरीका से डेटा को भेजने के लिए, वो भी किस फॉर्म में, जेसन के फॉर्म। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड बिकॉज इट इज डिजिटली साइंड। और जो जेसन ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा, जेडब्ल्यूटी भेजा जाएगा, तो वो डिजिटली साइन करके भेजा जाता है, ताकि जब वापस वो टोकन आए तो उसको वेरीफाई किया जा सके कि मेरा ही टोकन भेजा हुआ है या नहीं है। जेडब्ल्यूटी जो साइन होता है, साइन का मतलब क्या हो गया कि साइन मतलब वो थोड़ी पेन से बैठ के कोई साइन करता है, उसके लिए कुछ एल्गोरिदम होता है। तो यहां पे 2 तरह का एल्गोरिदम होता है, HMAC और RSA, या उसको हम लोग ECDSA भी बोलते हैं। तो ये 2 एल्गोरिदम है, दोनों में से कोई एक एल्गोरिदम का यूज करके, या आप जब आप टोकन बनाएंगे तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि कौन सा एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी एल्गोरिदम का यूज करके आप उसको साइन करके भेज सकते हैं। तो उससे एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में साइन क्रिएट होता है, एक
मतलब एक बोल सकते हैं क्या, एक तरह का कोई वर्ड एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह का पासवर्ड बोल सकते हैं जो क्रिएट होता है और कहाँ चला जाता है, क्लाइंट के पास चला जाता है। JWT आर प्राइमरीली यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर डेटा एक्सचेंज इन वेब एप्लीकेशन एंड एपीआई। तो बोला गया कि JWT जो आज के डेट में क्या है, प्राइमरीली मतलब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ऑथेंटिकेशन करने के लिए या सिक्योर तरीका से डेटा क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट पे भेजने के लिए, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है चाहे वो एपीआई है। लेकिन हम लोग इसको क्योंकि अभी एपीआई पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको एपीआई के अंदर इंप्लीमेंट। ये काम कैसे करता है चलो देखते हैं। तो यूजर लॉगिन, सबसे पहले क्या होगा, यूजर लॉगिन करेगा, द क्लाइंट सेंड लॉगिन क्रेडेंशियल टू द सर्वर, चाहे वो एपीआई सर्वर को भेज रहा है चाहे वेब सर्वर को भेज रहा है। सर्वर क्या करेगा, वो लॉगिन क्रेडेंशियल को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। तो सर्वर जनरेट JWT, तो पहले इफ द क्रेडेंशियल आर वैलिड, अगर मान लो क्रेडेंशियल क्या है, वैलिड है, यूजर आईडी पासवर्ड सही है, तो उसको एक बार वैलिडेट किया डेटाबेस के मदद से। द सर्वर क्रिएट अ JWT कंटेनिंग यूजर डेटा एंड साइन इट विथ अ सीक्रेट की। अब तुम्हारा सर्वर क्या करेगा, JWT बनाएगा जिसके अंदर यूजर का डेटा रहेगा। अब यूजर का डेटा में क्या हो सकता है, तो पहला तो यूजर नेम होता है, अगर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है तो उसका रोल होता है, और अगर कोई डेटा है जैसे बोले कि तुम कोई कार्ट वाट बना रहे हो या कुछ भी चीज है, कोई एक्स्ट्रा डेटा है जो कि पहले सर्वर पे सेशन ऑब्जेक्ट में रहता था, वैसा डेटा भी उसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं, इसको पेलोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें डेटा डालेगा और उसके बाद एक साइन करता है सीक्रेट की से, वो साइन करेगा सीक्रेट की से, वो सीक्रेट की खुद जनरेट करेगा और टोकन सेंड टू द क्लाइंट, उसको कहां भेजेगा, क्लाइंट के पास। द JWT सेंड बैक टू द, हो गया हाँ, the JWT is sent back to the client and stored usually in local storage और कुकी। JWT भेज दिया जाएगा किसको, क्लाइंट को, और वो जाके क्लाइंट के कंप्यूटर में कहीं लोकल स्टोरेज में या कुकी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब तो स्टोर हो गया। अब क्लाइंट मान लो कि फिर से कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है उसी एपीआई को या एप्लीकेशन को, तो क्लाइंट सेंड टोकन इन रिक्वेस्ट, जैसे वो कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, अब हर बार जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो आपका ब्राउजर ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसका जो JWT है उसको रिक्वेस्ट हेडर में डाल के किसको भेज देगा, सर्वर को। तो फॉर प्रोटेक्शन राउट द क्लाइंट इंक्लूड द JWT इन ऑथराइजेशन हेडर, तो क्या करता है कि उसको रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा, लेकिन वो अलग तरह का हेडर, हम बोले कि रिक्वेस्ट हेडर होगा, लेकिन रिक्वेस्ट हेडर में भी क्या होता है, एक ऑथराइजेशन हेडर होता है जो कि सिक्योर तरीका से, नॉर्मल रिक्वेस्ट में जाएगा तो उसको कोई हैक कर सकता है, तो उसको एक अलग चैनल बना के जिसको बेयरर टोकन बोलते हैं, तो ऑथराइजेशन हेडर होता है, जैसे एक रिक्वेस्ट हेडर होता है वैसे एक तुम्हारा रिक्वेस्ट में क्या होता है, ऑथराइजेशन हेडर होता है, तो उसको ऑथराइजेशन हेडर के थ्रू किसको पास पहुंचा देगा, सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा, द सर्वर वेरीफाई द टोकन, एक्सट्रैक्ट यूजर इन्फो एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट इफ वैलिड। तो बोला गया कि जो उसको पहले टोकन को लेगा और चेक करेगा कि टोकन सही है कि नहीं, सिग्नेचर सही है कि नहीं, मेरा ही भेजा हुआ टोकन है कि नहीं, अगर सब कुछ सही है तो उसमें से अगर कोई डेटा का उसका जरूरत है तो डेटा निकाल कर अपना काम कर लेगा। या फिर अगर मान लो कि यूजर आईडी अगर टोकन सही है और कोई अगर ऑथराइज तुम्हारा सिक्योर किया हुआ कोई रिसोर्स है जिसके ऊपर ऑथराइज लिखा गया है या ऑथराइज रोल इक्वल्स टू जो भी लिखा गया है, तो टोकन के साथ तुम्हारा यूजर नेम भी गया होगा, टोकन के साथ तुम्हारा रोल भी गया होगा, तो वो निकाल के चेक कर लेगा कि जिसके लिए रिक्वेस्ट के लिए, जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है, वो जो यूजर नेम है या जो रोल नेम है उसके लिए वो ऑथराइज है या कि नहीं है तो प्रोसेस करके वापस रिजल्ट भेज देगा। जैसे यहाँ पे देखो वही चीज है कि ये आया भाई साहब, इसके पास आया, ये क्या किया, कुछ कंप्लेन या कुछ भी लिख के दिया, ये उसको वेरीफाई किया कि हाँ तुम सही आदमी है, वो साइन करके दे दिया, इसके पास चला जाएगा। ओहो, ये इसके पास आ गया साइन किया हुआ सिग्नेचर के साथ में, सिग्नेचर के साथ में आ गया, मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसी का वो क्या है, इसी आदमी का दिया हुआ ये डॉक्यूमेंट है। अब जब दोबारा ये जाएगा इसके पास तो ये देखेगा कि हाँ मेरा साइन है, हाँ मेरा साइन है, मतलब कि मेरा भेजा हुआ डेटा है, तो ये उसमें से डेटा निकालेगा और अपना काम कर लेगा, अपना एप्लीकेशन। तो इस तरह से काम होगा। यहाँ पे वही चीज देखो बताया हुआ, फिर से थोड़ा सा डायग्राम से भी, एक और डायग्राम से कि मान लो तुम्हारा सर्वर है, यूजर आया, ऑथेंटिकेट किया, जेसन विद सर्वर, रिक्वेस्ट भेजा किसको, वेब एप्लीकेशन को या वेब एपीआई को, सर्वर क्या किया, JWT विद जेसन डेटा किसको भेज देगा, क्लाइंट को। अब फिर क्लाइंट क्या करेगा, जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा इसके पास आएगा, तो देखो पहला क्या हुआ, ऑथेंटिकेट हुआ, ऑथेंटिकेट करने के बाद क्या हो गया, JWT का जेसन डेटा किसके पास आ गया, क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट आगे से जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा फिर से वो क्या भेजेगा, जेसन के साथ वो डेटा डाल के भेज देगा सर्वर के पास। एक और इंपॉर्टेंट चीज, JWT जो होता है उसमें कितना पार्ट होता है, ये हमेशा पूछा जाता है कि JWT जो होता है उसका कितना पार्ट होता है, उसका 3 पार्ट होता है। पहला होता है हेडर, दूसरा होता है पेलोड और तीसरा क्या होता है, सिग्नेचर। हेडर के अंदर क्या रहता है, हेडर के अंदर JWT से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है,
जैसे वहां पर रहेगा कि ये क्या चीज है, तो टाइप में JWT है, और इसका जो सिग्नेचर है वो कौन से एल्गोरिदम से क्या किया गया है, जनरेट किया गया है, तो यहाँ पे एल्गोरिदम का नाम रहता है। उसका पेलोड में मेनली क्या रहता है, यूजर नेम, यूजर आईडी, रोल, प्लस कोई सेशन रिलेटेड डेटा, कोई भी डेटा जो कि तुम मान लो चाहते हो कि सेशन में स्टोर होना चाहिए था, वो डेटा इसके अंदर हो सकता है। तो जो डेटा वाला पार्ट होता है जहां पे यूजर नेम हो गया, रोल हो गया, प्लस यूजर स्पेसिफिक डेटा जो सेशन स्पेसिफिक डेटा है जिसको ऐड किया गया है कहीं से, तो वो इसके अंदर रहेगा। और सबसे लास्ट में क्या होता है, सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर मतलब वही कि भाई ये एक तरह का कोड होता है, एक तरह का साइन होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर JWT जो है उसी API या उसी वेब एप्लीकेशन से जनरेट हुआ है या नहीं है। जैसे मान लो सिंपल बात है कि तुम बैंक में पैसा निकालने जाते हो तो तुम चेक करते हो, चेक लिखते हो, चेक भरते हो, चेक भर के साइन करते हो, तो बैंक उसी साइन से ना पहचानता है कि तुम वही कस्टमर हो कि नहीं जिसका खाता है। पता चला तुम्हारा चेकबुक गिरा हुआ किसी को मिल गया और वो अपना भर के जाकर वहां पे जमा कर दिया, तो पैसा निकाल लेगा ना। लेकिन वहां पे कैसे बोलता है, पहले साइन करिए, तुम साइन, वो आदमी साइन करेगा। अब अगर साइन मैच करता है, जो उसके पास साइन स्टोर है, ठीक है, तब तो ठीक है, तो मान लेगा कि हाँ ये वैलिड कस्टमर है, इसको पैसा दिया जाना चाहिए। साइन नहीं मैच करेगा, बोलेगा भाई तुम्हारा तो साइन मैच नहीं कर रहा, तुम तो वो आदमी नहीं है। तो जब टोकन कोई लेके आएगा सर्वर के पास, तो सर्वर कैसे मानेगा कि मेरा ही दिया हुआ टोकन है, कोई दूसरा वेबसाइट का भी टोकन लेके आ सकता है। तो वो जो सिग्नेचर होता है, तो वो सिग्नेचर जनरेट करने का खास पैटर्न होता है जो उस पर्टिकुलर सर्वर को पता होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पता होता है। तो देखता है कि हाँ ये मेरा मेरा तरीका से इसको जनरेट किया गया है, तो ये मेरा ही क्या होगा, मेरा ही ये टोकन होगा। बहुत लोग को लगता है कि जैसे आईडी जाता है, रोल जाता है, तो पासवर्ड भी जाता है। नहीं, पासवर्ड नहीं जाता है। पासवर्ड का खेल सिर्फ ऑथेंटिकेशन समय, पहला बार जो ऑथेंटिकेशन हुआ और JWT जैसी बन गया, तो वहां पासवर्ड कहीं भी स्टोर नहीं होता है। वो सिर्फ तुम्हारा सिग्नेचर जो होता है उसको सिर्फ समझ लेता है कि हाँ, तो अगर ये सिग्नेचर मेरे पास आया है, तो हम सिग्नेचर तभी आया जब हम सिग्नेचर जनरेट किए। सिग्नेचर जनरेट क्यों किए, कब किए हैं, जब हम यूजर आईडी पासवर्ड चेक किए होंगे, वो ऑथेंटिकेशन उसका सही होगा तभी वो जनरेट हुआ है। तो अगर सही जनरेट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये सही यूजर है। यूजर नेम का जरूरत इसलिए पड़ता है, रोल का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि जब कोई रिसोर्स के लिए मान लो रिक्वेस्ट आ रहा है, तो वो रिसोर्स जो है, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड सही है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, लेकिन अब मान लो कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पर्टिकुलर रिसोर्स वो यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसके रोल से पता चलेगा, इसलिए रोल वहां पे जाता है। नेम का जरूरत इसलिए पड़ सकता है कि आप मान लो कि बोले ना कि जैसे लॉग इन किया और हम चाहते हैं कि हर पेज में उसका नेम दिखे, तो वो नेम यहां से निकाल के दिखा देगा, वो सब चीज मिलेगा। लेकिन पासवर्ड कभी भी यूजर के पास नहीं जाता है JWT में, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम कहीं पे ज्वाइन कर लिए, तो अपना आधार नंबर दे दिए, सारा कुछ डिटेल फॉर्म भर के दे दिए, तुमको आईडी कार्ड मिल गया। जब आईडी कार्ड मिल गया तब तुमको हर बार अपना आधार कार्ड दिखाने की जरूरत थोड़ी है। तुम आईडी कार्ड दिखाओ, तुम्हारा काम हो गया। आईडी कार्ड दिखा दिया मतलब कि इस कंपनी का तुम इंप्लॉई हो मतलब तुम्हारा सारा कुछ वेरीफाई हुआ है, सारा आधार कार्ड वगैरह सब कुछ तुम्हारा चेक हो गया, तुम्हारा क्वालिफिकेशन चेक हो गया। हर बार थोड़ी तुम ऑफिस में घुसो तो बोले चलो तुम अपना बीटेक का सर्टिफिकेट दिखाओ, चलो तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। तुमको आईडी कार्ड मिल गया मतलब तुम ऑथेंटिकेटेड हो। तो ये चीज यहां पे है कि भाई अगर तुमको सिग्नेचर मिला हुआ है मतलब तुमको ऑलरेडी ऑथेंटिकेट कर दिया गया। ये हो गया हमारा JWT का मेन पर्पस। JWT क्या है, तो ये एक तरह का टोकन होता है जो ऑथेंटिकेशन के बाद क्लाइंट को भेज दिया जाता है, और फिर क्लाइंट जब भी आएगा तो वो टोकन लेके आएगा और क्लाइंट को उसी टोकन से पहचाना जाएगा। प्लस अगर आप चाहे तो JWT में क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा को भी क्लाइंट के कंप्यूटर में मेंटेन कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि जैसे पहला प्रॉब्लम था, मान लो ये वाला प्रॉब्लम हम लोग पढ़े थे, तो क्लाइंट अगर यहां से टोकन दे दिया इसको, अभी तो यहां पे मान लो ये था, ये टोकन इसको दे दिया, तो अब यहां पे तो है ही नहीं, टोकन इसके पास है। अब जब ये यहां से यहां जाएगा तो एप्लीकेशन तो एक ही है ना, लॉजिक तो एक ही यूज हो रहा है, एल्गोरिदम तो एक ही यूज हो रहा है हर जगह, तो जो टोकन आएगा यहां पे भी वैलिड हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम था कि भाई सारा ऑब्जेक्ट इसी पे बनता था, अब इसके पास कोई डेटा नहीं रहेगा। तब अपने अपने सर पे डेटा रखो, अपने अपने कंप्यूटर में डेटा रखो, क्लाइंट के सर्वर के पास कोई भी डेटा नहीं रहेगा। तो कितना भी लोड बढ़ जाएगा, कितना भी लोड बढ़ जाए, तो सब यूजर का डेटा तो सबके अपने अपने कंप्यूटर में है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसका सर्वर पे क्या हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्रैश होने का चांसेस कम हो जाएगा। ये सब बहुत सारा बेनिफिट है जो JWT में आपको मिलता है। अब रहा बात कि JWT का एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये काम कैसे करेगा, या JWT एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे कैसे, तो चलिए अब उसके लिए एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। JWT तुम्हारा क्लाइंट के कंप्यूटर पर स्टोर होता है, हम लोग को पता नहीं। बोलो बोलो।
क्लाइंट के मशीन पे जब वो स्टोर रहेगा, तो मान लो कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि हम लॉग इन किए, ठीक है। एक बार जब लॉग इन किए, एक एग्जांपल से समझा रहे तुमको, मान लो कि ये हमारा ब्राउजर है, ये मेरा सर्वर है। हम यहां पे फर्स्ट टाइम तुम्हारा एप्लीकेशन तुम खोलोगे, क्लाइंट एप्लीकेशन, एक बार यहां पे यूजर आईडी डाले, पासवर्ड डाले, ठीक है। वो यूजर आईडी पासवर्ड कहां गया इसके पास, ये उसको ऑथेंटिकेट किया। ऑथेंटिकेट करने के बाद अगर मान लो यूजर आईडी पासवर्ड सही है, तो एपीआई क्या किया, तुमको एक JWT भेज दिया तुम्हारे क्लाइंट के कंप्यूटर पे, वो जाके कहीं पे स्टोर हो गया। अब जब भी ये क्लाइंट मान लो कि ठीक है, लॉगिन वाला काम हो गया। अब सपोज तुम मान लो कि एक डैशबोर्ड पेज खुल गया तुम्हारे पास, ऑथेंटिकेट होकर आया। अब तुम सपोज स्टूडेंट नाम का एक क्रिएट स्टूडेंट या ऐड स्टूडेंट नाम का कोई एक लिंक है, उस पर क्लिक किए। तो उस पर जब क्लिक किए, तो वो जब रिक्वेस्ट यहां से जाएगा, तो ये वाला जो टोकन है JWT जो क्लाइंट के पास है, तो जब जब रिक्वेस्ट जाएगा, तो वो टोकन क्या होगा, तुम्हारा रिक्वेस्ट के साथ अटैच होकर सर्वर के पास जाएगा। तो सर्वर उसी को निकालेगा, टोकन को, और चेक करेगा भाई कि ये टोकन मेरे द्वारा जनरेट किया, मेरे थ्रू जनरेट किया हुआ है कि नहीं है। अगर मेरे थ्रू जनरेट किया गया, मतलब ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेट इसको किया गया, क्योंकि जनरेट कब हुआ होगा, जब उसका यूजर आईडी पासवर्ड चेक किया गया, तभी इसको जनरेट हुआ है। अभी तुम वही समझा रहे थे ना कि एक बार आप कहीं पे ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको सारा कुछ दिखाना पड़ रहा है, अपना सारा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, सब कुछ दिखाना पड़ रहा है। लेकिन एक बार जब आपका ज्वाइनिंग हो गया, क्या बोल रहे हो, एक मिनट रिपीट, तुम्हारा आवाज बहुत कम रहा, थोड़ा सा सामने से बोलो। दूसरे सर्वर का, अच्छा ये वाला पॉइंट में तुम बोल रहे हो ना, एक मिनट, ये वाला बोल रहे हो ना, ये पॉइंट में। हाँ, तो देखो एक चीज समझो कि सर्वर कोई भी जनरेट किया है, जो उसके अंदर जो सिग्नेचर जनरेट, मान लो कि एक एग्जांपल समझो कि जो सिग्नेचर है, एक नहीं नहीं एक उसको समझाने देने दो। जो सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर जनरेट करने का जो एल्गोरिदम है, वो तो सेम एल्गोरिदम इसको ही पता है, सेम एल्गोरिदम इसको ही पता है, सेम एल्गोरिदम क्या है, इसको ही पता है ना। तो वो सिर्फ क्या वेरीफाई करेगा, सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। जैसे मान लो अभी एग्जांपल समझो, अभी हम क्या बोले कि तुम बैंक में कहीं पे अकाउंट खुलवा रहे हो, तो तुम एक पर्टिकुलर आदमी के पास गए जो अकाउंट खोलता है, उसके सामने तुम साइन वाइन सारा कुछ कर दिए, वो देख लिया, कंप्यूटर में अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अब कोई जरूरी थोड़ी कि तुम पैसा निकालने जाओगे, जब चेक साइन करके तुम उसी आदमी के पास जाओगे, तुम तो किसी आदमी के पास चले जा सकते हो, कोई भी काउंटर पे जा सकते हो, और वो सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। तो सिग्नेचर वेरीफाई क्या करेगा, उसके पास सिग्नेचर है पहले से, उसको पता है कि हम कौन सा कस्टमर का कौन सा सिग्नेचर, तुम्हारा अकाउंट नंबर डालेगा, सिग्नेचर उसके कंप्यूटर पे आ जाएगा, वो चेक में देख के वेरीफाई कर लेगा। तो यहां पे क्या है कि तुम्हारा सर्वर वाले ही अलग है, एप्लीकेशन तो सेम रन कर रहा है ना। पिछले बार मेमोरी का प्रॉब्लम था कि मेमोरी जो ऑब्जेक्ट जो बनेगा किसी एक मेमोरी में बनेगा, लेकिन जो लॉजिक है एप्लीकेशन का, सर्वर का, जो वेब एप्लीकेशन का, तो लॉजिक तो सबके पास सेम है ना, बैकएंड का कोड सबके पास सेम है। तो अगर ये कोई कोड जनरेट कर रहा है, टोकन जनरेट कर रहा है, सिग्नेचर जनरेट कर रहा है, तो सिग्नेचर जनरेट करने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज कर रहा है। तो वो एल्गोरिदम इसको ही पता है, वो एल्गोरिदम इसको ही पता है, और वो एल्गोरिदम इसको ही पता है। तो सिग्नेचर तो कोई भी वेरीफाई कर सकता है, जिसके पास भी वो सिग्नेचर का एल्गोरिदम है कि भाई इस तरह से सिग्नेचर जनरेटेड है या नहीं है। वहां नहीं तो वहां अलग JWT आएगा। वहां पे मान लो तुम्हारा फेसबुक का है, तो फेसबुक तुम 3 मोबाइल में चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो, चला सकते हो। लेकिन तीनों में ऐसा थोड़ी है कि एक जगह हम लॉगिन कर लिए, दूसरा जगह हम अपना इंस्टॉल करें तो काम हो जाएगा। इसमें तुमको अलग से लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इस पर्टिकुलर मोबाइल के लिए तुम्हारा अलग से JWT इंस्टॉल होगा। तो तीसरे में तुम करोगे, तीसरे के लिए अलग JWT इंस्टॉल होगा, जनरेट होगा। तीनों का अलग अलग JWT होगा, और वो तीनों को अलग अलग, भले तुम ही यूजर हो, लेकिन तीनों को अलग अलग क्लाइंट मानेगा वो। अगर तुम्हारा कोई डेटा, एक एग्जांपल समझो कि अगर अभी अभी क्या होता है, कभी हम बोले कार्ट वाला एग्जांपल बार बार देते हैं, तो कार्ट वाला भी डेटाबेस में रहता है, बैकएंड में रहता है, इसलिए तुमको तीनों में सेम दिख जाएगा। अगर अमेजॉन तुम 3 मोबाइल में अपना लॉगिन करेगा तो तीनों में सेम दिखेगा। लेकिन अगर तुम JWT वाला में अगर बोल रहे हो कि JWT में तुम डेटा स्टोर कर रहे हो, तो तीनों में तुम्हारा कार्ट अलग अलग दिखेगा। अगर JWT में डेटा डाल के क्लाइंट के पास रख रहे हो तो समझ में आ रहा है। तो जितना भी, हाँ, अगर मान लो कि तुम्हारा जो डेटा है, जैसे यूजर नेम जा रहा है, रोल जा रहा है, उसके साथ तुम कोई डेटा भी डाल के भेज सकते हो। तो जो डेटा डाल के भेज रहे हो, तो अगर 3 डिवाइस में अगर तुम लॉग इन किए हो, तो तीनों के पास अलग अलग टोकन गया होगा। तीनों के पास अगर अलग अलग टोकन गया होगा, तो जिस डिवाइस से तुम वो डेटा ऐड किए उस डिवाइस में दिखेगा, बाकी 2 डिवाइस में वो
नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके टोकन में तो डेटा है नहीं। इसीलिए बाद में फिर क्या किया गया कि जब देखो, ये आज तुम लोग जो जो भी चीज देख रहे हो, ये बहुत समय से इवॉल्व होते आया है। बहुत लोग सोचता है कि बस हम बैठे और ई कॉमर्स का वेबसाइट बना ले। तो ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाया नहीं के लिए सोचो कि वो आज 25 साल से वो वेबसाइट, अमेजन जैसा, फ्लिपकार्ट जो है, ये सब 10 साल 15 साल से इवॉल्व होते आ रहा है। एक बार में वो उतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं बना, अब बन जाता है। अब क्यों बनता है? क्योंकि सबको पता है कि क्या क्या फीचर उसके अंदर चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसमें आया, वो उसको धीरे 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 जैसे जैसे प्रॉब्लम आते गया, उसको सॉल्व करते गया, उसको ठीक करते गया। तो पहले कार्ट वाला प्रॉब्लम था, तो टेम्पररी कार्ट होता था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि भाई कोई यूजर कार्ट में ऐड किया, किसी कारण से नेट का कनेक्शन कट गया, क्योंकि पहले नेट का भी प्रॉब्लम था। तो नेट का कनेक्शन कट गया तो लॉग आउट हो गया, फिर जब लॉग इन किया तब वहां पे काटने फिर से उसको ऐड करना पड़ रहा। तो कस्टमर क्या करता था, छोड़ो अब कौन उतना फिर प्रोडक्ट खोजेगा, फिर ऐड करेगा, वो उसको परचेज नहीं करता था। तो ये लोग सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि कार्ट परमानेंट हो जाए। तब जब भी तुम कार्ट में ऐड करते हो, तुम्हारे डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो जब भी तुम फिर दोबारा लॉग इन करोगे तो डेटाबेस से फेच करके दिखा देता। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो ऐसे धीरे 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 जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आता है, वैसे उसको चेंज किया जाता है। JWT मेनली इसका यूज यही है कि अगर आप कोई वेब एपीआई वगैरह बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट को बार बार हर रिक्वेस्ट के साथ अपना क्रेडेंशियल ना भेजना पड़े, कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए कि एक बार वो लॉगिन करे और सर्वर फिर बार बार उसको उसी लॉगिन करने के बाद उसको कुछ एक टोकन मिल जाए, और जब भी आएगा वो टोकन नंबर लेके आएगा और उसको पहचाना जाएगा। जैसे भी बताया कस्टमर केयर वाले में कि अगर आप कस्टमर केयर में कोई लॉगिन कंप्लेंट करते हैं, तो आपका नाम पता एक बार पूछ लिया, सारा कुछ प्रॉब्लम पूछ लिया। हर बार तो तुमसे पूछेगा कि आपका नाम बताइए, अपना ये बताइए, वो सारा कुछ एक बार एंट्री का, अपना प्रॉब्लम बताइए, वो सारा कुछ एंट्री कर लिया अपने पास और तुमको एक कंप्लेंट नंबर दे दिया। जब भी तुम अपना जानना चाहोगे स्टेटस, तुम कंप्लेंट नंबर बताओ, तुम्हारा स्टेटस पता चल जाएगा। वहां पे उसके पास कंप्यूटर होता है, कंप्लेंट नंबर डालता है, सारा कुछ सामने उसको खुल जाता है। इस आदमी का नाम क्या है, इसका कंप्लेंट क्या था, अभी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, सारा कुछ उसको पता चल जाता है। तो बार बार तुमको अपना सारा डिटेल बताने का जरूरत नहीं है, सारा प्रॉब्लम बताने का जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रॉब्लम वहां सामने उसका लिखा हुआ है, क्योंकि एक बार उसका एंट्री हो गया है। चलिए अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको देखते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बोलो। नहीं, वो टोकन सर्वर के पास स्टोर नहीं रहता है। हाँ, क्लाइंट को भी सर्वर अपने सर पे, JWT इसीलिए आया कि सर्वर वो लोड अपने पास नहीं रखेगा। बस वो क्या करेगा, उसके पास एक मैकेनिज्म होगा कि जो वहां से टोकन आएगा, वो सिर्फ उसके पास कुछ एल्गोरिदम होता है जिससे वो क्या करता है, ये वैलिडेट कर लेता है कि जो टोकन आया है वो मेरे थ्रू ये टोकन जनरेट किया गया था कि नहीं। वो जो सिग्नेचर वाला पार्ट है सिर्फ वो देखता है। ठीक है, कहां पे हम अभी तुमको क्या बोले, तुम जब साइन करते हो अपना, मेरा बात समझो, वो उसके पास वो जो तुम्हारा क्या जनरेट कर रहा है, वो जो जनरेट कर रहा है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर बनाने के लिए वो एक एल्गोरिदम यूज किया है। ठीक है, तो जब वो उसके पास आता है तो उसी एल्गोरिदम को उसको डिकोड करता है और देखता है कि भाई हम जिस तरह का टोकन जनरेट करते हैं, वो टोकन हम तो जिस तरह का सिग्नेचर जनरेट करते हैं, उसी एल्गोरिदम से सिग्नेचर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर उसी एल्गोरिदम से सिग्नेचर बना हुआ मतलब वो मेरा है, बात खत्म हो गया वहीं पे। अब रहा बात की वो उसके पास दो डेटा होता है, हम बोले कि यूजर नेम और रोल होता है। तो यूजर नेम रोल क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो यूजर नेम रोल इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, तुमको ये पता कभी कभी लगाना होता है कि भाई वो उसको कौन सा रिसोर्स को यूज करने का परमिशन है और कौन सा रिसोर्स यूज करने का परमिशन नहीं है। तो सर्वर के पास JWT का कोई भी पार्ट स्टोर नहीं रहता है। अलग अलग बात नहीं समझ रहा, सिग्नेचर अलग अलग होगा, लेकिन जनरेट करने के लिए जो लॉजिक है, लॉजिक तो सेम होगा ना। जैसे मान लो कि एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोग याद होगा हम लोग जनरेट किए थे आईडी, बहुत सारा आईडी और ये सब, एक कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे हम लोग, वहां पे जनरेटर बनाए थे कि पहले ये लेटर होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। तो पैटर्न तो सेम है ना। जैसे पैन नंबर, किसी का पैन नंबर है तो पैन नंबर में क्या होता है, पहला 5 कोई लेटर होता है, बात समझो, पहला 5 क्या होता है, लेटर होता है। ठीक है, फिर 3 कोई डिजिट होता है, 4 कोई डिजिट होता है, और फिर कोई एक लेटर होता है, टोटल 10 डिजिट का होता है।
तो ये एक पैटर्न हो गया ना। तब कभी भी अगर इस तरह का कहीं नंबर लिखा हुआ दिखेगा तो हम लोग को समझ में जाएगा हाँ ये पैन नंबर है। अब मान लो जीएसटी नंबर है तो उसमें क्या होता है, पहला 2 डिजिट नंबर होता है, स्टेट कोड होता है, फिर एक 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, ठीक है, फिर एक कोई 10 हो गया, इधर 2 12, हाँ, उसके बाद फिर तुम्हारा एक क्या होता है, टोटल 15 होता है, तो इधर हो गया 10 और 2 12, इसके बाद एक और उसमें एक होता है जेड और एक होता है रनिंग लेटर, एक और कुछ होता है। तो वहां पे क्या हो गया वो देख लेंगे, हाँ हाँ सॉरी, वो स्टेट जीएसटी रनिंग नंबर, देखो कोई भी जीएसटी नंबर होता है तो एक थोड़ा सा समझो, उसका एक पैटर्न होता है, वो समझा देते हैं एल्गोरिदम का मतलब क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि किसी का कहीं का भी जीएसटी नंबर होगा तो पहला 2 डिजिट क्या होता है, स्टेट कोड होता है, जिससे पता चलता है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो कौन से स्टेट में है, जैसे 20 झारखंड का है, ठीक है। फिर एक किसी का पैन नंबर होता है, जो भी कंपनी है या जो इंडिविजुअल है जिसके नाम से भी जीएसटी है उसका एक पैन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टेट में उस कंपनी का ये पहला जीएसटी है कि दूसरा जीएसटी है, एक ही कंपनी मल्टीपल जीएसटी भी रखता है, तो पहला होगा तो 1 होगा, फिर एक जेड होता है, ये इसको चेक कोड बोलते हैं, फिर एक कोई भी एक लेटर होगा जो रैंडम लेटर जनरेट हो जाए, रैंडम लेटर या रैंडम डिजिट कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 के बीच में कोई एक रैंडम डिजिट हो सकता है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, या एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। ये अगर समझ में आ रहा है कि पहला 2 डिजिट है, फिर 5 लेटर है, फिर ये 4 कोई डिजिट है, फिर एक कोई लेटर है, फिर एक कोई डिजिट है, फिर जेड है और फिर एक कोई लेटर है डिजिट है, तो ये एक लॉजिक हो गया। तो अगर इस लॉजिक पे कुछ भी दिखेगा तो हम बोलेंगे हाँ ये जीएसटी नंबर है। तो वो जो सिग्नेचर बना रहा है तो सिग्नेचर में क्या जा रहा है उससे मतलब नहीं है, किस पैटर्न में जा रहा है उससे उसको मतलब है। अगर वो उस पैटर्न में जनरेट होकर उसके पास आ गया तो समझ लेगा कि मेरा है। हम्म। हाँ, क्या है वो नहीं चेक करता है, पैटर्न मेरा है कि नहीं है। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि बोलोगे सर तो फिर सब लोग तो जेडब्ल्यूटी जनरेट कर रहा है, तो सब जब अगर मान लो एच मैक वाला अगर वो एल्गोरिदम यूज कर रहा है तो सब में तो पैटर्न सेम ही होगा। हाँ, पैटर्न सेम होगा, लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक, मान लो कि यहां पे जैसे 20 है, तभी हम बोले ना कि 20 किसका है, झारखंड का है, ठीक है। तो उस तरह से जो कुछ जनरेट कर रहा है तो उसमें कुछ एक यूनिक कोड ऐसा डालता होगा जो कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ये 2 3 डिजिट या 4 डिजिट है, वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन मेरा एप्लीकेशन का है, जिसको अभी जिसके पास आया है। कोई दूसरा एप्लीकेशन होगा तो उसमें कुछ और होगा, तीसरा एप्लीकेशन होगा कुछ और होगा। तो वो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है पूरा का पूरा। एक एच मैक इसीलिए बोले कि एल्गोरिदम होता है कि किस एल्गोरिदम से आप उसको साइन कर रहे हैं, जब इसीलिए एल्गोरिदम। हाँ, तो सेम कैसे आएगा, सेम बात समझो, सेम आएगा जब वो ये अपने पास स्टोर करके रखेगा, तब तब ना उसको मैच करेगा सेम आया है कि नहीं आया है। ये तो लाखों यूजर को जनरेट कर रहा है, तो लाखों यूजर का तो फिर अपने पास स्टोर करके रखेगा तब ना चेक करेगा। और जब अपने पास स्टोर करके रखेगा तो जेडब्ल्यूटी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेटाबेस को कम से कम हिट करना है, और जो तुम्हारा सर्वर का मेमोरी है, सर्वर का जो मेमोरी है उसको कम से कम यूज करना है। तो अगर वो अपने पास स्टोर करेगा तो या तो डेटाबेस में करेगा या तो मेमोरी में करेगा। तो जब डेटाबेस में मेमोरी में कोई डेटा हमको स्टोर करना पड़ रहा है और हर बार जब मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है तो हमको डेटाबेस के पास जाना ही पड़ रहा है, तो फिर हम उसको लॉग इन का ही नहीं कराएंगे हर बार। हम उससे हर बार अगर मेमोरी में ही अगर मान लो अगर मेमोरी में टेम्पररी मेमोरी में रख रहा है तो फिर हम सेशन ऑब्जेक्ट में ही क्यों नहीं रखेंगे, फिर हम जेडब्ल्यूटी यूज करेंगे। वो उसका, हाँ, उसका मैकेनिज्म है, वो पैटर्न चेक करता है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, आ रहा है, बोलो। हाँ, अगर तुम दोनों मान लो कि तुम लोग दोनों अपना लॉग इन किया, कहाँ पे बोल रहे हो, एक ही मशीन पे, क्योंकि तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड जा रहा है ना उसमें, यूजर आईडी या रोल जा रहा है ना उसके अंदर। तो एक तो पहले वो चेक करेगा कि ये मेरा टोकन है कि नहीं है, तो देख लिया कि हाँ मेरा टोकन है, मतलब टोकन वैलिड है, तो किस किस यूजर का टोकन है तो उसमें तो यूजर नेम है, तो पता कर ले कि ये ए का लॉगिन है कि बी का लॉगिन है, क्योंकि उसमें यूजर नेम तो स्टोर रह रहा है। हम्म। क्या बोल रहे हो?
तो उसमें तो तुम्हारा यूजर नेम रहता है ना। अभी हम क्या बोले कि यूजर नेम और रोल, ये दो चीज तो रहता ही रहता है उसके पास में। तो एक ही कंप्यूटर पर अगर दो यूजर लॉगिन किया सेम एप्लीकेशन में, तो जब तुम लॉगिन करोगे तो तुम्हारा यूजर नेम तो जा ही रहा है, रोल तो जा ही रहा, तो उससे पता करेगा कि वो ए का लॉगिन है कि बी का लॉगिन है, ये सी का लॉगिन है, अगर एक भी डिवाइस से अगर मल्टीपल किया हुआ है तो। बात देखो एकदम सिंपल लेमैन भाषा में समझो कि कोई भी, मान लो कि तुम एक कि अपना बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी है, मान लो कि नगर निगम है या कोई भी है, एमसीडी है या जो भी है, ठीक है, डीएमसी है, कोई भी है, तो वहां पे क्या होता है, एक पेज होता है, उसमें फॉर्म होता है, और उसमें जब वो जनरेट होता है तो वहां पे जो एजेंसी वो क्या करता है, अपना एक साइन करता है और अपना एक स्टैंप मारता है। बात समझ में आ रहा है? यही दो चीज करता है ना। तो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है ये कैसे पता चलेगा? तो मान लो कि जब तुम कहीं पर उसको सबमिट करोगे और वो वेरिफिकेशन में जाएगा तो वही देखेगा ना कि भाई ये साइन सही है कि नहीं, स्टैंप सही है कि नहीं है। तो साइन और स्टैंप चेक कर लेता है वो कि हाँ ये यहीं का स्टैंप है और ये जो ऑफिसर इसी का साइन है, तो वैलिड है। अगर मान लो कोई उसी तरह का फॉर्मेट खुद से वर्ड में बना के प्रिंट कर लिया और अपने मन से कुछ साइन मार के अपना कहीं से स्टैंप बना के मार दिया, तो जब वेरिफिकेशन में जाएगा तो देखेगा भाई कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। तो यहां सेम पूरा का पूरा जो गेम है, पूरा का पूरा जो खेल है, वो सिग्नेचर पे ही है, बाकी सब कुछ एडिशनल है। वो सिर्फ सिग्नेचर वेरीफाई करता है और वो सिग्नेचर भी कहीं पे स्टोर नहीं रहता है। वो सिग्नेचर का सिर्फ एक पैटर्न है, एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम के हिसाब से वो चेक करता है कि इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का से ये जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो JWT में एकदम दिमाग में रखो कि कहीं पे भी सर्वर के पास कुछ भी स्टोर नहीं रहता है।